नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करुणे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की शास्त्र है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित, और इसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। और सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति यहाँ पर कराई गई है। उन्होंने तो करा दी प्राप्ति, प्रथमोपशम सम्यक्ति, हमें हुई कि नहीं हुई ये हमें देखना है। वो प्रथमोपशम सम्यक तो किसको होता है, वो पात्रताएं बताई और उसकी पूरी प्रक्रिया कि किस विधि से किस प्रकार से वो प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, वो पूरी प्रक्रिया की चर्चा यहाँ पर बताई गई। कर्णानुयोग के माध्यम से द्रव्यानुयोग की अपेक्षा देखेंगे तो क्या करना पड़ता है, प्रथमोपशम सम्यक तो या सम्यक दर्शन कैसे होता है, अपना उपयोग अपने में स्थिर करो, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान चिंतन मनन करो, आत्मा में एकाग्रता हो, तो वही सम्यक की दशा है, आत्मानुभव की दशा है। लेकिन इस स्थिति में कर्मों में कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है, कर्मों में क्या क्या होता है, वो यहाँ पर कर्णानुयोग के माध्यम से उसको बताया गया है। क्योंकि जो सम्यक के ये तीन भेद कहे हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और शायी, ये जो भेद, ये जो नाम पड़े हैं ना, ये नाम कैसे पड़े हैं, ये तीन भावों के भी यही नाम है ना, औपशमिक भाव, शैक्षणिक भाव, शायिक भाव। तो ये नाम कैसे पढ़ते हैं कि कर्मों की अपेक्षा, कर्मों में ऐसा कुछ होता है तो इधर जीव के भाव को ऐसा कहा जाता है। कर्मों में उपशम होता है तो जीव का भाव औपशमिक, कर्मों में क्षयोपशम होता है तो जीव का भाव क्षयोपशमिक, कर्म का क्षय होता है तो जीव का भाव शायिक। तो कर्म के निमित्त की अपेक्षा से, यानी कर्म का रिफ्लेक्शन जीव में या जीव के भावों का रिफ्लेक्शन कर्म में दिखाई देता है, इसलिए कर्मों की अपेक्षा ये सारी व्याख्या, सारी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। पांच लब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक होता है और उसमें अंतिम जो करण लब्धि है उसके तीन भाग हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, और उनका क्या स्वरूप है और क्या क्या प्रक्रिया है। तो मैं आज रिपीट नहीं कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा स्वरूप कि ऊपर नीचे के परिणामों में कहाँ समानता है, कहाँ असमानता है, और उसमें क्या क्या काम होते हैं। तो चार चार आवश्यक, अधःकरण में, अपूर्वकरण में और अनिवृत्तिकरण में जो काम होता है, इतना मोटा मोटा नाम नाम से, शब्द से तो कम से कम थोड़ा बहुत परिचित सब हो ही गए हैं। प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त हो गया। प्रथमोपशम सम्यक का जो काल था, प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से ही फिर अभी भी शांति नहीं है। शांति नहीं है मतलब कर्मों को शांति नहीं है, वहां अभी भी कर्मों में कुछ काम होता है। क्या काम होता है कि जो उपरितन स्थिति में मिथ्यात्व के निषेध, जो ऊपर भी तो अंतरायाम चल रहा है, जो गैप बनाया था प्रथमोपशम सम्यक के काल में, वो कौन सा काल है, प्रथमोपशम सम्यक का जो काल है, वो जो अंतरायाम, वो जो गैप किया था, उस समय पे ही प्रथमोपशम सम्यक का टाइम चल रहा है। देखो जो ये जो गैप बनाया ना, ये उपरेतन स्थिति में मिथ्यात्व के निषेध लगे हैं और ये गैप है। और फिर ये नीचे के तो समझ लो खत्म ही हो गए, उदय में आके नीचे के तो खत्म हो गए, ये जीव यहाँ पहुंच गया है।
तो प्रथमोपशम सम्यक का काल, तो ये पूरा काल प्रथमोपशम सम्यक का नहीं है जितना अंतर बना है। प्रथमोपशम सम्यक का काल तो इसमें से इतना ही होगा, मान लीजिए अंतर्मुहूर्त काल। अभी ऊपर अंतरायाम अभी भी बाकी है। जितना गैप बनाया है पूरा का पूरा टाइम प्रथमोपशम सम्यक का नहीं है। जितना गैप बनाया है ना, वो पूरा का पूरा टाइम प्रथमोपशम सम्यक का काल नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक का काल उसमें से अंतर्मुहूर्त मात्र ही है। इसीलिए ये जो चार स्थितियां या तीन स्थितियां जो बनती हैं, वो इसीलिए बनती है कि ये अभी ये जो ये यहाँ पे मिथ्यात्व का उदय नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये प्रथमोपशम सम्यक का काल तो यहाँ तक का ही है। तो फिर अब क्या होगा? फिर क्या होगा? तो ये पहले तो अभी तो ये क्या होगा उसकी चर्चा भी करते हैं। अभी अपन तो पहले ये बात कर रहे हैं कि ये जो उपरीतन स्थिति में जो ये कर्मों के निषेध रखे हैं, मिथ्यात्व के निषेध रखे हैं, इनको इस प्रथमोपशम समय के पहले अंतर्मुहूर्त से पहले समय से ही इनके तीन तीन टुकड़े, इसको तीन भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है। जो एक एक मिथ्यात्व का निषेध है उसके तीन टुकड़े हमने देखे थे पिछली क्लास में, कि उसके तीन टुकड़े किए जाते हैं। ये मिथ्यात्व के निषेध हैं उसके इस तरह से, ये शैल, अस्थि, दारू और लता, और ये इतना हिस्सा तो ये मिथ्यात्व है। ये बीच वाला हिस्सा ये मिश्र है, और ये हिस्सा वो सम्यक्त्व है। इस तरह से तीन टुकड़े इसके किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? कि वो जो ये पूरे पूरे मिथ्यात्व के निषेध रखे हैं, पूरा पूरा मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व में से कुछ प्रति समय गुण संक्रमण रूप से यानी गुणाकार रूप से असंख्यात असंख्यात परमाणु मिश्र प्रकृति में, सम्यक प्रकृति में, मिश्र प्रकृति में, सम्यक प्रकृति में, मिश्र प्रकृति में, सम्यक प्रकृति में, ऐसे वो परमाणु दिए जाते हैं। उसके साथ साथ उनका अनुभाग भी अनुभाग का भी है, लेकिन मैं वो शब्द ज्यादा आपको कठिनाई में जाएंगे, इसलिए बस अनुभाग भी साथ में जाएगा ही, परमाणु जाएंगे तो। लेकिन सम्यक प्रकृति का अनुभाग है वो कम है कंपैरेटिवली, मिश्र प्रकृति का अनुभाग अधिक है, और जो मिथ्यात्व जो बच गया है उस मिथ्यात्व का अनुभाग सबसे अधिक है। क्योंकि मिथ्यात्व का अनुभाग कैसा है? शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, ये मिथ्यात्व का अनुभाग है। मिश्र प्रकृति में कौन सा अनुभाग है? दारू का अनंतवां भाग। मिश्र प्रकृति का अनुभाग कैसा है? दारू का अनंतवां भाग। मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। और मिश्र प्रकृति का अनुभाग है दारू का अनंतवां भाग। और सम्यक प्रकृति का अनुभाग कैसा है? सम्यक प्रकृति का अनुभाग है दारू का अनंतवां भाग और लता का संपूर्ण भाग, यानी लता का पूरा भाग और दारू का अनंतवां भाग, वो सम्यक प्रकृति का अनुभाग है। तो सम्यक प्रकृति में दिख तो रहा है कि दो दो चीजों मतलब दो दो चीजें दिख रही है अपने को, लता भी और दारू का अनंतवां भाग भी, लेकिन फिर भी उसका अनुभाग बहुत कम होता है मिश्र की अपेक्षा। मिश्र की अपेक्षा अनंतवां भाग ही है इसमें अनुभाग, और मिश्र से मिथ्यात्व में अनंत गुना अधिक अनुभाग होता है। तो ये काम प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त होने पर ये इस तरह से मिथ्यात्व के द्रव्य को तीन भागों में बांटा जाता है। उसी को कहते हैं कि मिथ्यात्व के तीन टुकड़े इसमें हुए। तो जो अनादि की एक मिथ्यात्व प्रकृति थी वो अब कितने भाग में बट गई? वो तीन भागों में बट गई। तो अनादि से एक दर्शन मोहिनी की सत्ता थी। अब ये क्योंकि जीव सम्यक है अभी इस समय, तो अब इसके पास दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों का सत्व हो जाता है। यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी पिछली क्लास में। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? अब ये जो अम, ये प्रथमोपशम सम्यक का काल यहीं तक है। अब प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा हुआ, तो अब पूरा होने के बाद में क्या होगा? क्या होगा कि ये जो ऊपर जो प्रकृतियां थी ना, अब ये सबके तीन तीन टुकड़े हो गए हैं। ये पहले तो एक एक थी मिथ्यात्व, जब ऊपर भेजा था तब तो अकेली थी, और अब क्या हुआ कि अब सब एक की जगह तीन तीन हो गए हैं।
मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये सब तीन तीन है। अब यहाँ जैसे ही ये उपशम सम्यक का काल पूरा होता है, यहाँ से किसी का अपकर्षण होता है, ऊपर से नीचे उतर के आता है, क्योंकि वो जो उदीर्ण उपशमकरण किया था वो उतनी अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए उपशमकरण था। अब इसके बाद में ये काल पूरा हुआ, ये अंतरायाम तो बचा हुआ है, तो अंतरायाम में कुछ तो उदय आएगा वापस से। तो ऊपर से अब किसका उदय आएगा, इट डिपेंड्स। अब ये डिपेंड करता है किसका उदय आ रहा है, और जिसका उदय आ रहा है उसके अनुसार ही उस जीव की अवस्था बनती है। तो किस किस का उदय आ सकता है, तीन टुकड़े हैं अपने पास में, तीन में से किसी भी एक का आ जाएगा। तीनों का एक साथ उदय आ सकता है क्या, तीन कर्मों का तो तीनों एक ही टाइप के हैं, तो तीनों का तो एक साथ उदय आएगा नहीं, तीनों में से किसी एक का उदय आएगा। तो यदि सबसे पहले अपन देखें, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया इन तीनों में से, तो क्या होता है, सम्यक प्रकृति यद्यपि दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, लेकिन इसके अनुभाग इतने हल्के हैं, वो लता का जो हिस्सा है उसमें दारुकानंतवा भाग, वो अनुभाग इतने हल्के हैं कि ये जो जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त कर रखा था, ये सम्यक्त्व को नष्ट नहीं कर पाती है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि सम्यक्त्व को खत्म कर दे, इतनी कमजोर है। लेकिन है तो बेटी किसकी, है तो संतान मोहनीय कर्म की ना, दर्शन मोहनीय की, तो कुछ तो गड़बड़ करेगी। तो क्या करती है कि सम्यक्त में दोष उत्पन्न करती है, सम्यक्त का घात तो नहीं करती है, लेकिन सम्यक्त में दोष उत्पन्न करती है। अभी ये औपशमिक सम्यक्त था, ये एकदम निर्मल था, एकदम इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी कर्म का मैल नहीं था। लेकिन ये सम्यक प्रकृति का उदय आने से ये सम्यक तो निर्दोष नहीं रहता, और इस सम्यक में दोष लगते हैं, चलमलगाड़ दोष लगते हैं, और उस सम्यक का नाम पड़ जाता है शायोपशमिक सम्यक। यानी अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने के बाद में, तो जीव का गुणस्थान वही रहता है, जिस गुणस्थान में था उसी में रहता है, लेकिन सम्यक तो है वो वहीं की वहीं कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक सम्यक तो था, अभी तक कौन सा सम्यक तो था, प्रथमोपशम या औपशमिक सम्यक तो था, और अब सम्यक प्रकृति का उदय आने से वो सम्यक कौन सा हो गया, शायोपशमिक। क्या अंतर हो गया कि औपशमिक सम्यक तो है वो पूर्ण रूप से निर्मल है, उसमें गंदगी सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है। जैसे शायिक में भी किसी कर्म का उदय नहीं है, वैसे औपशमिक में भी किसी कर्म का उदय नहीं है। तो उदय की अपेक्षा से दोनों बराबर क्लियर है, बराबर क्लीन है, एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, किसी भी कर्म का वहां उदय नहीं है। लेकिन शैवशमिक सम्यक्त्व में वो थोड़ा सा तिनका, ये सम्यक प्रकृति का, वो ऊपर उचक के आ गया है। ध्यान आ रहा है आपको मैं कहाँ से बोल रही हूँ, वो ग्लास का उदाहरण दिया था 5 भागों में, तो जैसे थोड़ा सा कुछ मिट्टी ऊपर आ गई, तिनका विनका कुछ, ऐसा ये सम्यक प्रकृति का उदय यहाँ आ गया। तो अब सम्यक उतना निर्मल नहीं रहा जितना औपशमिक में था, इसलिए सम्यक का नाम चेंज हो जाता है। इस सम्यक में चलमलगाड़ ऐसे दोष लगते रहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन बना रहता है, उसका नाश नहीं होता। जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है, सम्यक दृष्टि बना रहता है, गुणस्थान जो भी है चौथा पांचवा छठा सातवां वो बना रहता है। तो एक कंडीशन क्या हो गई, एक कंडीशन ये हो गई कि औपशमिक सम्यक का काल पूरा होते ही यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो जीव सम्यक दृष्टि ही बना रहता है, लेकिन उसका सम्यक प्रथमोपशम से शैवशमिक में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आया, मिश्र प्रकृति का यानी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया। यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, उदय कैसे आएगा कि ऊपर से अब इनका नीचे अपकर्षण होगा। अभी तो उपरितन स्थिति में है ये कर्म, तो यहाँ तो कोई कर्म का उदय था ही नहीं इस टाइम पे, तो ये टाइम तो खाली पड़ा था। तो ऊपर से अपकर्षण होके ये नीचे उदय में आते हैं। तो यदि सम्यक प्रकृति नहीं, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो क्या होता है, जीव सम्यक्त्व से च्युत हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि हो जाता है क्या, कि मिथ्या दृष्टि भी नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से एक अलग ही स्थिति बनती है, एक अलग ही गुणस्थान बनता है, उसका नाम भी
सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। तो जीव इस तीसरे गुणस्थान में आ जाता है। यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, जिसे मिश्र प्रकृति भी बोलते हैं, यदि उसका उदय आ जाता है तो जीव तीसरे गुणस्थान में आ जाता है, चौथे गुणस्थान में नहीं रहता है। यदि पांचवे में था तो पांचवे से तीसरे में आ जाता है, यदि छठे में था तो छठे से तीसरे में आ जाता है, मतलब तीसरे गुणस्थान में आ जाता है जिस भी गुणस्थान में था। और सम्यक दृष्टि अब वो नहीं रहता है, उसको मिश्र गुणस्थानवर्ती या सम्यक मिथ्या दृष्टि ही उसको कहते हैं। दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन, तीसरा क्या बचा? अब क्या बचा? दो का तो उदय लिया है अपन, मिथ्यात्व। अब यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो क्या होगा? मिथ्यात्व का उदय आते ही जीव मिथ्या दृष्टि, जैसे पहले मिथ्या दृष्टि था अब भी वापस मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, गुणस्थान पहला उसका हो जाएगा। तो ये औपशमिक समय का काल पूरा होने के बाद में तीन स्थितियां बनती हैं। जिस प्रकृति का उदय आता है तदनुरूप उस जीव की स्थिति होती है। मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, गुणस्थान पहला हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाता है, गुणस्थान तीसरा हो जाता है। और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो सम्यक दृष्टि ही बना रहता है, लेकिन क्षय उपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, गुणस्थान जो था वही बना रहता है, चौथा यथा योग्य जो भी गुणस्थान था वो गुणस्थान बना रहता है। तो ये तीन कंडीशन तो इसका काल पूरा होने के बाद की थी। एक कंडीशन अपन ने परसों समझी थी कि औपशमिक समय का काल पूरा हुआ नहीं अभी, औपशमिक समय का काल पूरा नहीं हुआ और उसका काल पूरा होने से पहले ही, ये समझ लीजिए औपशमिक समय का काल चल रहा था। ये औपशमिक समय का काल चल रहा था ना। अब ये यहाँ पर पूरा होना है इसका टाइम, और अभी यहाँ पर जीव पहुंचा, ये है छयावली, अभी छयावली काल शेष है, ठीक है, छयावली काल शेष है और यहाँ पर जीव पहुंचा। और यहाँ पर मिथ्यात्व का, अभी औपशमिक समय का काल चल रहा है यहाँ, तो इससे पहले मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का या सम्यक प्रकृति का उदय आ सकता है क्या? जब तक औपशमिक समय का काल चल रहा है तब तक तो इन तीनों में से किसी का उदय नहीं आ सकता। लेकिन एक और थी ना, चारित्र मोहिनी की, अनंतानुबंधी, उसको तो, वो तो अपने आप ही डर के चुप बैठी हुई थी। तो जैसे ही औपशमिक समय का काल पूरा होने लगा तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और क्या हुआ कि अधिकतम छयावली काल शेष रहा, अथवा कम से कम एक समय भी बचे, यानी एक समय से लेके छयावली तक के बीच में जो भी कभी भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक का उदय आ जाए। औपशमिक सम्यक्त्व के काल में जघन्य यानी कम से कम एक समय और अधिक से अधिक उत्कृष्ट छयावली काल शेष रहने पर यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का, किसी एक का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चारों का उदय एक साथ कभी नहीं आता, एक समय में एक ही कषाय का उदय होता है, या तो क्रोध का होगा, या तो मान का होगा, या तो माया का होगा, या लोभ का होगा। तो किसी एक का उदय आने पर क्या स्थिति होती है कि काल तो चल रहा था औपशमिक सम्यक का, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो सम्यक की विराधना हो गई। इसके लिए उदाहरण ऐसा दिया है कि जैसे कोई सम्यक रूपी शिखर पर, पर्वत पर था और पर्वत से नीचे गिर गया, तो नीचे जमीन पे भी नहीं पहुंचा, मिथ्यात्व में भी नहीं पहुंचा और पर्वत पे भी नहीं रहा। तो वो जितनी देर वो बीच में रास्ते में है ना, ऊपर से नीचे आने में, उतनी देर उसका साधन का टाइम है। और इसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे वमन, सम्यक की विराधना के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे वॉमिटिंग करते हैं, तो वॉमिटिंग करने के बाद में कुछ जो भी उस बिगड़े हुए भोजन का स्वाद तो आता ही है ना। वॉमिटिंग जब करते हैं तो स्वाद आता है कि नहीं आता है? उस वॉमिटिंग का स्वाद आता है। तो वो जैसा वो बिगड़ा हुआ, ऐसा ये सम्यक तो बिगड़ गया इसका, इसने सम्यक की विराधना कर दी, अनंतानुबंधी का उदय आ गया
तो ये सम्यक्त का विराधक सासाधन, सासाधन गुणस्थान में ये पहुंच जाता है। सासाधन का मतलब है स मतलब सहित, आसाधन मतलब विराधना, जो सम्यक्त की विराधना से सहित है। तो ऐसा जीव जो औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने से जगन्य एक समय अथवा अधिकतम 6 अवधि काल प्रमाण काल पहले अनंतानुबंधी किसी भी एक का उदय आने पर वो सम्यक का विराधक होता है और वो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो ये तो औपशमिक सम्यक के अंदर ही हो जाता है, और बाकी की वो 3 अवस्थाएं औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने पर होती है। तो इसको भी साथ ही में ले लेते हैं कि औपशमिक सम्यक के बाद में 4 रास्ते बताए गए हैं। गुणस्थान की अपेक्षा से देखें तो मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो कौन से गुणस्थान में जाएगा? पहले में। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो कौन से गुणस्थान में जाएगा? सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो तीसरे में। ठीक है। सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाएगा तो गुणस्थान सामान्य रूप से अपन चौथा मान के चल रहे हैं, चौथे में ही रहेगा, या कोई पांचवे में है, छठे सातवें में है तो वो उसी में रहेगा। ठीक है, सामान्य से अपन चौथा मान रहे हैं, गुणस्थान चौथा। और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी का उदय आ गया तो गुणस्थान दूसरा हो जाता है। तो इस प्रकार से औपशमिक सम्यक के बाद ये 4 मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं। ये सारी चर्चा इसमें दी है, अब अपने को रीडिंग करने का ही काम बाकी बचा है। समझ लीजिए कि इसमें से कौन है, चलिए पता नहीं कहाँ गया है। बोली रेणु जी। मैम जो आप अंतरायाम का जो समय बताए हो अंतर मुहूर्त, उसमें तो प्रथमोपसम सम्यक तो रहता है। उसके बाद जो आपने जो बचा हुआ समय बताया तो वो मतलब वो अंतर मुहूर्त के बाद का समय कि वो एक अंतर मुहूर्त में दोनों समय हो गया? अंतर मुहूर्त में ही दोनों अंतर मुहूर्त हैं, वो टोटल भी अंतर मुहूर्त ही है, और उसमें औपशमिक समय का काल थोड़ा कम वाला अंतर मुहूर्त है, उसके बाद वो बचा है फिर भी टाइम। है ना, अंतर मुहूर्त के भी असंख्या तो भेद होते हैं, तो उसी में से वो टाइम बचा है। दीदी ये एक बात बड़ी अटपटी सी लग रही है कि साधारण सम्यक दृष्टि चार जो दर्शन चारित्र मोहिनी की प्रकृति के उदय होने पर होता है। एक जीव सम्यक दर्शन के लिए परिणाम की शुचिता के लिए बैठा और परिणाम की शुद्धि में इतनी पुरुषार्थ कर रहा है, उस समय इन 4 कसाय के उदय आने का तो अटपटा सा लगता है। क्या कसाय उदय आती है उस समय? लेकिन अभी आपकी बात से विराधना अच्छी लगी, विराधना सब तो अच्छा लगा कि सम्यक की विराधना कर बैठता है, लेकिन 4 कसाय का उदय उस समय आएगा। हाँ, तो उदय आता है तभी तो स्थिति होती है, इसीलिए तो मतलब ये अपने को लगता है यहाँ तो ये आपके कहने से कि अभी सम्यक में है, सम्यक दृष्टि है हाँ और तुरंत उदय, यानी कितना संभल के रहने की जरूरत है। हम फ्री हो गए, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सम्यक का काल चल रहा है, अभी अभी प्राप्त किया है, और ये तुरंत कितनी जल्दी अपने परिणाम स्लिप होते हैं, अपने को खुद को समझ में आता है, पकड़ में आने लगता होगा, लगा होगा आप लोगों को कि कैसे परिणाम एकदम से कैसे कैसे स्लिप हो जाते हैं, कि कितने अच्छे परिणाम चल रहे होते हैं और एकदम से कोई दूसरी तरफ गृहस्थी की इधर उधर की बातें, और फिर परिणाम मलिन हो जाते हैं, वो सारी विशुद्धि सब गायब हो जाती है। तो ऐसा ही ये किसी, और ये तो उदय आ गया तो कोई बाहर से गुस्सा करता हुआ दिखेगा कि बाहर में दिखने वाला नहीं है, लेकिन अंदर में भावों में आ जाता है। और वो तो उदय आते ही, अब वो कितनी उससे आया, उदय आ गया, समय की विराधना हो गई। जो प्रथमोपशम का काल समाप्त हुआ और अभी वो जो अंतरायाम चल रहा है, उसी बीच में ये चारों काम होते हैं। 3 काम अंतरायाम जो चल रहा है ना, 3 काम तो 3 प्रकृतियों के उदय वाला तो उसमें हो रहा है, और सासाधन वाला काम तो प्रथमोपशम समय के काल में ही। मतलब वो जो ये हो रहा है वो सब उस अंतरायाम में ही हो रहा है, वो तो पहले हो जाएगा। हाँ हाँ और वो जो बचे हुए टाइम में ही होगा, हाँ जैसे भाई, जैसे वो इसीलिए आकर्षण आ देखो, रहा है। ये क्यों कहा ये कि अगर ये
अगर ये अंतरायाम ये तो प्रथमोपशम सम्यक का काल है यहाँ से यहाँ तक का, तो और अगर अभी ये अंतरायाम नहीं होता बाकी, तो फिर ये कैसे कहते हैं काल पूरा होते ही, अभी यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, तब तो कहेंगे किसका उदय आ गया। अगर पहले से यहाँ ये होता तो भी वो है जो है उसी का उदय आएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गैप है अभी यहाँ, तो अब इनमें से किसका उदय आएगा, तीन तीन टुकड़े होके रखे हैं। चेंज तो के लिए ये वाली स्पेस है, एक तरीके से समझें तो चेंज के लिए ये वाली स्पेस है कि इसके बाद चेंज होगा कि क्या भाव आएंगे। पर एक्चुअल में तो मतलब वो टाइम उतना अंतर किया था ना, वो टाइम अभी खाली रखा है, और प्रथमोपशम सम्यक का काल तो उससे कम होता है। और ये पूरा प्रथमोपशम सम्यक का जो काल जितनी देर का है, तो पूरा टाइम कोई शुद्धोपयोगी रहता है ऐसा नहीं, उसमें भी शुभोपयोग भी हो जाता है। शुद्धोपयोग बहुत कम देर के लिए होता है, इतने टाइम में भी बहुत बारीकी है। मैम ये जो चौथा साधन सम्यक के लिए पूछना था, जो दीपिका जी बोल रहे थे अभी, पर ये जो है प्रथमो अंतरायाम जैसे ही खत्म हुआ, अब जो ऊपर वाला जो टाइम शेष रहा प्रथमोपशम का, ये बचा हुआ ये वाला, तो उसमें ही ये साधन होगा क्या सम्यक? साधन देखो, ये है प्रथमोपशम सम्यक का काल, ये वाला हाँ साधन तो इसी के बीच में यहीं पे हो जाएगा। अच्छा, नीचे ही होगा। हाँ, मैं ऊपर समझ रही थी मैम। बाकी के तीन काम होंगे वो यहाँ ऊपर में होंगे। अच्छा, साधन नीचे होगा। साधन तो इसी प्रथमोपशम सम्यक के काल में से ही, जब समय बचा हुआ है ना एक समय या छयावली तक का, अच्छा साधन हो जाएगा, वो तो यही हो जाएगा। और अगर साधन हो गया है तो फिर ये तीन होंगे क्या? नहीं, फिर तो साधन के बाद की जो प्रोसेसिंग है कि साधन के बाद मिथ्यात्व का उदय आता ही शादी आता है, आएगा। तो हाँ मिथ्यात्व का उदय आएगा। और मतलब इन चार कामों में से एक ही काम होगा। अच्छा, अगर साधन का उदय किसी को आ गया है तो वो तो फिर साधन तो में चला गया, उसके बाद फिर जो काम होगा वो पहले में आएगा, वो अलग बात है। और साधन का उदय यानी अनंत अनुबंधी का उदय नहीं आया है और उसको फिर आगे जाके मिथ्यात्व का उदय आ गया है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अगर उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया है, तो वो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। और अगर उसको इन दोनों का किसी का भी उदय नहीं आया है, सम्यक प्रकृति का उदय आया है, तो वो शोक्षम सम्यक हाँ, दृष्टि। मतलब अंतरायाम के बाद जो 3 स्टेप है वो ऊपर होंगे, अंतरायाम के अंतरायाम नहीं बाद। बोलते इसको, औपशमिक सम्यक के काल के बाद। अच्छा, ऑप्शन इस समय औपशमिक सम्यक के काल के बाद, इसलिए के बाद अंतरायाम वहां ज्यादा सब जगह ये लिखा है, औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने पूरा पर। होने। ठीक, अंतरायाम तो भूल जाइए आप, पर हाँ कंफ्यूज। अब समझ में आ गया मैम, थैंक यू। मैम जो साधन गुण स्थान में जीव जाता है वो औपसमिक सम्यक के समय कैसे जा सकता है? उसमें तो उसके भाव बहुत नर्म, मतलब इतने निर्मल रहते हैं कि उसमें वही तो ये कैसे भाव बोल रहे बिगड़ेंगे? थे अभी, वही तो ये बोल रहे थे कि वो देखो, इससे ये समझ में आता है कि विशुद्धता जितनी हुई है उस विशुद्धता में हानि भी होती है। जितनी विशुद्धता करण लब्धि के अंत में थी और प्रथमोपशम समय के पहले समय में थी, फिर आगे आगे जब समय बढ़ रहा है तो विशुद्धता की हानि होती है, विशुद्धता की हानि होती है। ये जितनी विशुद्ध हानि तो हुई, लेकिन औपसमिक और क्षयिक सम्यक को बराबर माना गया ना, मतलब कर्म के अपेक्षा अरे तो से। उसका वो टर्म वो बराबर माना गया है, उसका काल पूरा होगा तो फिर वो कहीं तो जाएगा ना। अब इसलिए उसका काल पूरा पूरा होने होने के वाला है। पहले ही देखो बताया मैम। सुनो आप, जैसे कि अपन कहीं जाते हैं, यात्रा जाते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में अपन जा रहे हैं, तो जाने से पहले अपने कितने विशुद्ध, जाने से पहले और जब पहुंचते हैं वहां तब कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं। 8 दिन का कार्यक्रम है मान लो, तो यहाँ से घर से तैयारी में और वहां पहुंचने पर बहुत विशुद्ध, बहुत उत्साह रहता है। और जैसे जैसे फिर घर आने के दिन, लास्ट का 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7वां दिन है, तब तब कैसे परिणाम होते हैं? तो घर चलो, मतलब जो भी है वो विशुद्धि कम होती है, सब नहीं में ये नियम है। नहीं मैम, लेकिन एक फिर दिन उसको, यहाँ पे वो विशुद्धि कम होती है तो वो अनंत अनुबंधी का किसी का उदय आ जाता है। वो तो मैं समझ गई, लेकिन उसको फिर औपसमिक सम्यक तो नहीं बोला जाएगा, मैं ऐसा पूछना तो चाह रही उसको हूँ। कहाँ बोल रहे हैं औपसमिक? अब उसको बोल रहे हैं वो ना, जब वो रहते हुए 6 एक समय रहते हुए बोला ना। औपशमिक सम्यक का काल पूरा बताएंगे कैसे कब आया, इसलिए बोल रहे हैं काल अभी उसका था अंतर्मुख, लेकिन उसने अपने काल को कम कर दिया।
और वो अब सासादन में आ गया, अभी फिर अब वो सम्यक दृष्टि नहीं बचा। काल औपशमिक सम्यक का ही था, चाहता तो पूरा अपना टाइम स्पेंड करता। जैसे अपने को टाइम मिला हुआ है क्लास का, 2:30 बजे तक का अपना टाइम है, लेकिन हम 2:30 की जगह 2:15 पे ही पूरा करके और दूसरे कुछ काम करने लगे, तो काल तो हमें मिला था ना। तो वो काल उसका उतना था, लेकिन उसने अपने काल में से जो भी है, 1 समय की, 2 समय की, 10 समय की, 1 आवली, 2 आवली, 6 आवली, उतना टाइम उसने खराब किया अपने और वो परिणामों से खराब कर लिया, मतलब परिणाम उसने। उसे खराब किया और दूसरे गुण स्थान में आ गया। और दूसरे गुण स्थान के बाद 100% नियम से पहले में आएगा ही आएगा, दूसरे के बाद में नियम से फिर पहले में आता है। यदि कोई जीव चौथे गुण स्थान में औपशमिक करके शायिक करे तो उसके बीच में कितना अंतराल होगा? चौथे गुण चौथे स्थान में अगर वो औपशमिक करके फिर शायिक कर लेंगे तो उसमें कितना क्या फर्क होगा? औपशमिक करके शायद ऑप्शन क्या शैवशम होगा, फिर शायद 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 शबिंग होगा, और फिर तो कई बार बोलते हैं ना चौथे गुण स्थान में शायिक भी हो सकता है। हाँ, तो अंतर्मूर्त की अपेक्षा से देखा जाए तो कुछ 5-6 अंतर्मूर्त सबसे पहले औपशमिक प्राप्त किया, फिर औपशमिक से ही डायरेक्ट शैवशम कर सकता है, फिर शैवशम के बाद में समझ लीजिए कि अनंत अनुबंध की 20 योजना करनी है, एक काम ये, उसके लिए एक अंतर्मूर्त अलग से, फिर अंतर्मूर्त का विश्राम होता है, फिर उसके बाद दर्शन मोह का क्षय होता है। तो ये कुल मिला के देखें 5-6 अंतर्मूर्त कंटिन्यूस कर सकता है, अगर यदि केवली शुद्ध केवली का पादमूल है, सब है व्यवस्था। उसके परिणाम तो कंटिन्यूअस विशुद्धि रहते होंगे। हाँ, तो ये कोई नियम थोड़ी ना कह रहे हैं कि सब सासादन में आएंगे, सासादन में आने वाले तो बहुत कम हैं, विशुद्धि ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई जीव के परिणाम बिगड़ जाते। सबको वॉमिटिंग होती है कि जो जो भोजन करता है, सबको वॉमिटिंग होती है क्या? बहुत रेयर है, किसी किसी को कभी कभार हो जाए, तो ये वॉमिटिंग है, ये सासादन गुणस्थान तो वॉमिटिंग है, सबको नहीं होती है। किसी को होती है, लेकिन दुनिया में लोग भोजन करते हैं तो वॉमिटिंग भी हो ही जाती है, तो बताना तो पड़ेगा कि वॉमिटिंग हो गई है। तो ये दूसरा गुणस्थान भी प्राप्त होता है। और ये दूसरे गुणस्थान का नियम ये है कि औपशमिक सम्यक्त से ही दूसरे गुणस्थान में आया, मतलब जीव आ सकता है, और किसी दूसरे सम्यक से, शैवशमिक सम्यक से, शायिक से तो आने का सवाल ही नहीं है, शायिक सम्यक दृष्टि तो च्युत होता ही नहीं है, लेकिन शैवशमिक सम्यक्त से दूसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता है, उसमें ये सासाधन वाली स्थिति नहीं बनती है। पहले में आ जाएगा भले ही, दूसरे में नहीं आ सकता है, दूसरे में आने की स्थिति औपशमिक सम्यक के माध्यम से ही बनती है। तो ये यहाँ 4 रास्ते प्रथमोपशम सम्यक के बाद में ये कहे गए। थोड़ी सी ये भी मुझे बतानी थी पहले ही, लेकिन वो प्रकरण अपना ही चल गया कि प्रथमोपशम सम्यक के काल में क्या क्या विशेषताएं जीव में प्रकट होती है, मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो ये जो पहली बात तो मैंने बताई थी शायद पहले भी आपको, कि इस प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता, करण लब्धि में भी मरण नहीं होता कभी भी। करण लब्धि में, जहां भी करण लब्धि की स्थिति चल रही है, 3 करण परिणामों के बीच में मरण नहीं होता। अभी तो खैर अपने को प्रथमोपशम सम्यक की बात देखनी है। प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता, ये नियम है, मौत भी दूर भागती है उससे। प्रथमोपशम सम्यक के काल में जीव का मरा, यदि हमको क्या बोलते हैं मृत्युंजय, मृत्यु को जीतना है तो क्या करें? प्रथमोपशम सम्यक, लेकिन कितनी देर रहेगा? प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता है बस, प्रथमोपशम सम्यक का काल कितना है अंतर्मुक्त, लेकिन फिर भी उसकी समझ लीजिए कितनी विशुद्धि कितनी है। देखो, मरने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप के परिणाम चाहिए, मरने के लिए, आयु बंध के लिए, ऐसा नहीं है अति विशुद्ध परिणाम हो, अति विशुद्ध तो भी मरण नहीं होता, आयु बंध नहीं होता, और अति संक्लेश परिणाम हो तो भी आयु बंध नहीं होता, तो भी मरण नहीं होता, मध्यम परिणामों में आयु बंध होता है। तो अभी ये प्रथमोपशम सम्यक का काल है, वहां पर जीव की विशुद्धि इस टाइप की है कि वो मरने की योग्य विशुद्धि उसकी नहीं है, तो प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण नहीं होता। दूसरा कि ये प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से ही, जो हमने 7 तत्वों में संवर तत्व और निर्जरा तत्व पढ़े हैं, वो संवर और निर्जरा यहाँ से प्रारंभ होता है जीवन में।
जीवन में संवर और निर्जरा का प्रारंभ इस प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से होता है। और बंध योग्य टोटल प्रकृतियां होती हैं 120, 148 तो कुल कहीं है, वो सत्ता की अपेक्षा है, उसमें से बंधने योग्य 120 होती हैं। ऐसा कैसे होता है? जैसे अभी आपने देखा, मैं पूरी नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे जब 148 प्रकृतियां गिनते हैं तो दर्शन मोहिनी की कितनी गिनते हैं? दर्शन मोहिनी की कितनी है? एक। दर्शन मुनि की एक है क्या? तीन है ना? तीन गिन के तो तीन मिलाते हैं 148 में, लेकिन बंधती कितनी है? बंधती एक ही है, तो दो कम हो गई। ऐसे वो कुछ कुछ प्रकृतियां कम होती हैं, तो 148 की जगह बंध योग्य होती है 120। उन 120 बंध योग्य प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है प्रथमोपशम सम्यक का पहला समय, और 41 कर्म प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है, संवर जिसे कहते हैं। आश्रव निरोध है, संवर है, उनका आश्रव बंद रुक गया, वो संवर यहाँ से प्रारंभ होता है। कितना है रेशो? 120 में से 41, 1/3। 120 में से 40 मान लो ना राउंड फिगर में, तो 4 × 12, 40 × 120। इतनी प्रकृतियां फर्स्ट शॉट में, ये तो पहली आत्मा की ओर दृष्टि की है पहली बार, तब ये स्थिति है कि कर्मों के एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है पहली बार में। इतनी प्रकृतियां 120 में से 41 प्रकृतियां वो बंधना रुक गई हैं, ये स्थिति, तो ये उपलब्धियां होती है। और जो प्रथमोपशम सम्यक है, ये होने के बाद में जो संसार की स्थिति है, मान लीजिए अब मिथ्यात्व का उदय आ भी जाए, मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, तो भी उसका संसार कितना रह गया है? मैक्सिमम एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया, तो अब संसार की स्थिति अधिकतम कितनी बची है? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन तो पढ़ा है सबने। उस पुद्गल परावर्तन का आधा कितना होता है? पुद्गल परावर्तन का आधा कितना होता है? कौन बताएंगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। पुद्गल परावर्तन दो प्रकार के हैं ना, तो एक कर्म पुद्गल परावर्तन, एक नौकर, कोई भी एक ले लेंगे, दोनों बराबर ही रहते हैं। बढ़िया। एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन प्लस एक कर्म पुद्गल परावर्तन, ये दोनों मिलके एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। तो उसमें से कोई सा भी एक, या तो नौकर्म पुद्गल परावर्तन या कर्म पुद्गल परावर्तन, उतना काल, कितना काल है? अनंत काल है, लेकिन फिर भी खत्म होने वाला है, खत्म नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो संसार की अधिकतम मैक्सिमम स्थिति बताइए, कोई बहुत ही विराधक हो, दोबारा होश भी नहीं आए बहुत लंबे समय तक, उसके लिए यहीं से प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होते ही जीव की जो भव्यत्व शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। भव्य तो था ही, मिथ्यादृष्टि था तब भी भव्य था, तब तो प्राप्त किया, लेकिन अब वो भव्य की शक्ति की व्यक्तता, प्रकटता, वो इस प्रथमोपशम सम्यक के साथ में हो जाती है। एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो होकर छूटने के बाद में दोबारा होने में कितनी देर बाद हो सकता है दोबारा? एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो होकर छूट गया, तो दोबारा कितनी देर बाद हो सकता है? चालू नहीं। बाल्य के असंख्याते भाग भाग नहीं, पल्ले के असंख्यातवे भाग
बाद, मतलब उतने टाइम बाद। हाँ, पल्य के बार, इतने बार हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन कितने दिन बाद होगा तो वो असंख्यात वर्षों बाद। पल्ले का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात वर्ष है। असंख्यात करोड़ वर्ष बाद ने एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होकर छूटा, तो दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त कब होगा कि उसमें असंख्यात करोड़ वर्षों का गैप पड़ता है। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होकर छूटने में दोबारा होने के लिए असंख्यात करोड़ों वर्षों का अंतर पड़ता है। और प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद में तुरंत ही क्षयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, ये अपन ने देखा ही है अभी। तुरंत ही क्षयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। और यहीं से प्रथमोपशम सम्यक्त से ही मोक्ष मार्ग की, धर्म की, अतीन्द्रिय आनंद की वो शुरुआत होती है। ये सब, ये प्रथमोपशम सम्यक्त की समझ लीजिए महिमा है कि इसके बाद ही ये सब प्राप्ति होती है। देखिए अभी 2 मिनट है, तो अपन ये रत्नगंज शावकाचार्य में से ये अपन ने सारा कर लिया है। थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ताकि अपना हो जाए। ये पेज नंबर है 62, भावार्थ। मिल गया? नीचे से तीसरा पैरा है पेज नंबर 62 पे। बोलिए भाई साहब। अभी एक विशेषता बताई आपने ना कि जो है वो प्रथमोपशम समय के बाद भव्यता प्रकट हो जाती है, तो इसका माना है उसको हम निकट भव्य कह सकते हैं उस जीव को। नहीं, निकट भव्य तो क्योंकि अब अपन ने एक ये भी लिखा है कि अधिकतम काल अर्ध किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन भी है, तो जिसका अच्छा, तो काल अभी अर्धपुद्गल उस परावर्तन है हिसाब वो से निकट निकट भव्य भव्य, नहीं कहेंगे, वो निकट भव्य लेकिन नहीं। भव्यता मतलब उसमें आ गई है, वो कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त करेगा ही हाँ, करेगा, मतलब भले ही भव्यता असंख्यात तो कल्पकाल। थी ही, हाँ, भव्यता तो थी ही, लेकिन वो प्रकट हो गई। अब वो हाँ, दिख गया है कि ये भव्य है। सर निकट भाव तो मतलब अगले 2-4 भाव में जाए वो उसको निकट भाव बोलेंगे। निकट भव्य का मतलब है जिसका सम्यक तो छूटे नहीं, तो वो 2-4-10 भाव में ही अच्छा, मोक्ष चला जाए। हाँ, और जिसका सम्यक तो छूटता है और छूटने के बाद में लंबे लंबे समय तक वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वो अभी दूर भव्य है। हाँ। क्षयक सम्यक्ति को निकट भाव कह सकते हैं। क्षयिक सम्यक्ति का तो नियम ही है कि तीसरे भाव में हाँ, अधिकतम चौथे हाँ, भाव में मोक्ष मोक्ष जाएगा। जाएगा। ठीक। बोलिए सुमन। मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद या तो तुरंत क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में बदल जाए वो, और नहीं तो वो छूट गया तो असंख्यात वर्ष लग जाते हैं नहीं दोबारा। नहीं 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 नहीं, छूट गया प्रथमोपशम सम्यक तो छूट गया। अभी एक पॉइंट जो लिखा है ना, प्रथमोपशम सम्यक के बाद अंतर्मुहूर्त बाद ही क्षयिक सम्यक तो हो सकता है। छूटने के बाद प्रथमोपशम सम्यक तो छूट गया, तो अंतर्मुहूर्त बाद ही क्षयिक सम्यक तो हो सकता है। लेकिन दोबारा प्रथमोपशम अगर होना, जरूरत क्या है दोबारा किसी जीव को मोक्ष जाने के लिए दोबारा प्रथमोपशम करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक बार प्रथमोपशम की आवश्यकता है, उसके बाद में क्षयोपशम करे, उसके बाद में क्षयिक करे और मोक्ष चला जाए। तो दोबारा प्रथमोपशम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह तो बताया है कि अगर एक बार प्रथमोपशम छूटा और अगर दोबारा किसी को ऐसी बुरी स्थिति है दोबारा करना, तो दोबारा प्रथमोपशम प्राप्त करना ये कोई समझ लो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। वो तो शर्म की स्थिति है कि दोबारा से प्रथमोपशम, इतना लंबा काल हमने बिता दिया कि ना क्षयोपशम कर पाए और वो सारा टाइम बिता दिया, तो दोबारा प्रथमोपशम करना पड़ रहा है। तो ये तो समझ लीजिए कोई अच्छी, कोई महानता वाली बात नहीं है, ये तो शेमफुल बात। मतलब ऐसा हो भी जाता है, इसलिए हमें बताया गया है कि एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया, फिर छूट गया, फिर उसने ख्याल ही नहीं किया, दोबारा स्वरूप की आराधना ही नहीं की, तो फिर दोबारा से प्रथमोपशम करना पड़ेगा। तो वो कब होगा कि असंख्यात करोड़ वर्ष बीत जाएंगे, तब होगा।
और उसके बीच में ही कर लेगा अगर तो शोपशम हो जाता है, शोपशम कर लेगा। दीदी स्वर्ग, हेलो, हाँ आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ हाँ ये हाँ हाँ, स्वर्गों के प्रत्येक युगलों में भी और नीचे की 7वीं प्रतियों में भी असंख्यात साधन सम्यक दृष्टि लिखे हैं। तो असंख्यात का मतलब तो पहली असंख्यात इतनी संख्या है, तो असंख्यात जगन्य असंख्यात होगा। जगन्य नहीं, सब मध्यम ही होते हैं, लेकिन यथा योग्य समझना चाहिए कि जो टोटल संख्या है वो बड़ा मध्यम असंख्यात है, और जो उसमें से शासन सम्यक दृष्टि लिखे हैं वो छोटा संख्या है, मुझे मध्यम ऐसा लगता है असंख्यात तो साधन है और असंख्यात का बहुभाग वहां होगा, मिथ्यादर्शी बहुभागी तो असंख्यात होगा। के असंख्यात प्रकार होते हैं। असंख्यात के अभी अपन पढ़ेंगे ना, अपनी अगली क्लास में यही है नहीं कि नहीं, कितने टाइप के होंगे, वो वो तो देखेंगे। पता है, असंख्यात के असंख्यात डंडे लगाओ, असंख्यात प्रकार हाँ, के इतना तो, लेकिन बहुभाग तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। चलिए अब कल ही आगे अपन पढ़ के, ये काफी विषय अपना हो गया है, तो फिर कल शिवोपशम सम्यक की, और उसमें ज्यादा नहीं है, फिर शायिक सम्यक में फिर आएगी चर्चा, वो करेंगे आगे। जय श्री